जय माता दी सभी को। साइकोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको व्यक्तित्व मापन की विधियाँ पढ़ा रही थी, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि व्यक्तित्व मापन की विधियाँ दो प्रकार की होती हैं, प्रक्षेपण विधियाँ और सेकंड था अप्रक्षेपण विधियाँ, प्रोजेक्टिव मेथड्स एंड नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स, जिसमें से मैंने आपको प्रोजेक्टिव मेथड्स कंप्लीट करवा दिए हैं। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड भी शुरू हो गई थी, जिसमें से मैंने आपको आत्मनिष्ठ जो विधियाँ थी वो कंप्लीट करवा दी हैं। आज मैं आपको वस्तुनिष्ठ विधियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आपको वस्तुनिष्ठ विधियाँ पढ़ाऊँगी। जो अप्रक्षेपण विधियों में वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं वो कौन कौन से प्रकार की होती हैं, व्यक्तित्व मापन की, पर्सनैलिटी मेजरमेंट की। देखें तो वस्तुनिष्ठ विधियों में सबसे पहली जो विधि है वो है क्रम निर्धारण मापनी विधि, जिसको रेटिंग स्केल बोलते हैं। इस विधि में रेटिंग दी जाती है किसी की भी पर्सनैलिटी को जानने के लिए रेटिंग के ही अनुसार उसको उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो लिंकर्ट एवं थर्स्टन हैं। वीडियो देखने से पहले सभी लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठा करें और इसकी आप नोट्स बनाते जाएं। व्यक्तित्व मापन की विधियां जितनी भी मैंने आपको वीडियो डाल दी हैं, जितना भी पढ़ा दिया है व्यक्तित्व मापन की विधियां, उसकी सबकी नोट्स बनाएं और अच्छे से स्टडी करें। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस चीज़ के लिए आप मुझ पर विश्वास करें। और मैं आपका एक टेस्ट लूँगी इस लेक्चर के बाद। आज मैं आपको ये व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कंप्लीट करवा देती हूँ। इसके बाद आपका एक लाइव टेस्ट होगा। अब अच्छे से पर्सनैलिटी एवं पर्सनैलिटी मेजरमेंट अच्छे से पढ़ लेना। और कितने लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं वो सब मुझे कमेंट कर भी बताएं। तो मैं टेस्ट तैयार करती हूँ और एक आध दिन में मैं आपका इसमें टेस्ट करवा लूँगी। तो आप देखें इसके जो प्रवर्तक हैं वो लिंकर्ट एवं थर्स्टन हैं। फ्रैक्नर ने इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले क्रम निर्धारण मापनी विधि का प्रयोग किसने किया था, तो फ्रैक्नर ने किया था। और इसके प्रवर्तक कौन है, तो लिंकर्ट एवं थर्स्टन है। व्यक्तित्व का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी अपनी विश्वसनीयता एवं सुगमता के कारण प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि पंचबिंदु मापनी एक विधि होती है, जिसके आधार पे रेटिंग दी जाती है, नंबर दिए जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, देखें आगे। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व में ईमानदारी के गुणों का, याद रखना, इसमें क्या मापा जाता है, तो ईमानदारी, व्यक्ति के अंदर ईमानदारी के जो गुण होते हैं उनको मापा जाता है। ईमानदारी के गुणों को पंचबिंदु मापनी निर्धारण में व्यक्त करते हैं। जिस कोटि को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं व्यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। आप ऐसा समझ लें कि कोई एक व्यक्ति है, उसके बारे में उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे आपने जानकारी ली, उनसे उसके बारे में पूछा कि ये किस टाइप का व्यक्ति है। तो लगभग मान के चलो आपने 50 लोगों से पूछा, तो 50 लोगों ने, जो 50 में से जितने लोग होंगे जो उसके बारे में बताएंगे, अगर किसी ने बोल दिया कि ये बहुत ईमानदार है, 50 के 50 ने बोल दिया कि ये हमेशा ईमानदार है, हमेशा ईमानदार रहता है, तो उसको 100% अंक दिए जाएंगे। कुछ ने ये भी बोल दिया कि नहीं, कभी कभी ये ईमानदार नहीं भी रहता है, तो उसको उस हिसाब से अंक दिए जाते हैं। तो इसमें किसी भी व्यक्ति के बारे में उससे संबंधित व्यक्तियों से पूछा जाता है और रेटिंग दी जाती है। एक रेटिंग स्केल पर उसको रेटिंग मिलती है, उस हिसाब से उसके व्यक्तित्व का पता किया जाता है। तो आप देखें पंचबिंदु मापनी जो है ये क्या है, आप यहाँ देखें पंचबिंदु मापनी इस विधि के द्वारा ही है। इसमें क्रम मापनी जो विधि है उसका यूज इसी विधि से करते हैं पंचबिंदु मापनी में। इसमें क्या होता है, 5 बिंदु होते हैं। पहला सर्वदा, दूसरा होता है प्रायः, तीसरा कभी कभी, चौथा होता है बहुत कम, और 5वें नंबर का जो होता है वो कभी नहीं। अब इसमें किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं।
झूठ के बारे में पूछ सकते हैं, उस व्यक्ति के उसके नेचर के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी ईमानदारी के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी बेईमानी के बारे में पूछ सकते हैं। जिसके बारे में पूछेंगे और जिस टाइप का जो आंसर आएगा उसी हिसाब से उसको यहाँ रेटिंग दी जाती है। अगर किसी की सच्चाई के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति से संबंधित 50 लोगों से अगर पूछा है, 50 में से 50 ने ही ये बोल दिया कि नहीं ये सर्वदा मीन्स हमेशा ये सच बोलता है, हमेशा ये सच्चाई का ही साथ देता है, तो उसके जो अंक होंगे वो कितने मिलेंगे, उसको 100% मिलेंगे। लेकिन अगर उनमें से किसी ने ये बोल दिया या 10% या 12% लोगों ने ये बोल दिया नहीं ये कभी कभी झूठ भी बोल लेता है, सत्यवादी प्रायः ये सच ही बोलता है, लेकिन कई परिस्थितियों में ये झूठ भी बोल देता है, तो ये उसको कितने अंक मिल जाएंगे, यहीं पे 75 अंक मिल जाएंगे, 25 उसके माइनस हो जाएंगे। अगर किसी ने ये बोल दिया कि नहीं सत्यवादी है लेकिन कभी कभार ही सत्यवादी है, बाकी वो झूठ भी बोलता है, मतलब 50% सच्चा है और 50% झूठा है, तो उसको 50% अंक मिलेंगे। किसी ने ये बोल दिया कि नहीं बहुत कम सच बोलता है, हमेशा ये झूठ ही बोलता है, तो उसको 25% मिलेंगे। और अगर कोई ने ये बोल दिया उसके बारे में या कुछ लोगों ने ये कहा कि कभी नहीं ये कभी भी सच नहीं बोलता है, तो उसको 25% से कम अंक मिलेंगे। ये जो 25% से या 25% ये कम मिलेंगे जब उस 50 लोग या 100 लोगों से पूछा जाए और उसमें से 40% या 45% इनमें से कोई एक बोलने वाला होगा। अगर 50 लोगों से पूछा और उनमें से 45 लोगों ने या 40 लोगों ने ये बोल दिया कि ये बंदा कभी सच बोलता ही नहीं है, तो उसको 25% से भी कम अंक मिलेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको जहाँ भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगली विधि पर। तो अगली जो विधि है वो समाज मिति विधि है। समाज मिति विधि, जैसा इसका नाम है समाज मिति, मतलब यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का जो मापन होता है वो उसके सामाजिक गुणों का मापन इसमें किया जाता है कि उसके अपने समाज के साथ, लोगों के साथ उसका किस टाइप का मिलना जुलना है, उसका समाज में क्या स्थान है, क्या उसको पौधा दिया जाता है, उसके समाज के लोग, उसके जो समूह के लोग हैं, उसके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो उसके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं। तो इसमें बालकों के सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, सामाजिक गुणों का मापन किया जाता है। तो आप देखें इसके जो प्रवर्तक हैं वो J.L. मोरेनो हैं। ये इसका जो कब आया था तो 1934 में ये आया था। J.L. मोरेनो इसके प्रवर्तक हैं, सन 1934 में ये आया था। देखें इस विधि के द्वारा बालकों के सामाजिक गुणों का मापन किया जाता है। इस विधि के द्वारा कौन से गुणों का मापन होता है, सामाजिक गुणों का मापन। जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन जो करते हैं तो व्यक्तित्व में सामाजिक गुणों का मापन होता है इस विधि के द्वारा। इस चीज़ को आप याद रखना कि समाज मिति विधि में व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो मापन होगा वो व्यक्तित्व में उसके सामाजिक गुण किस टाइप के हैं उनका मापन होगा। इसको सोशल ग्राम मेथड्स बोलते हैं। आगे देखें इस विधि में समाज से, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर जाएं। इस विधि में समाज से व्यक्ति के सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का या जिस व्यक्ति के सामाजिक गुणों का मापन करना होता है उसी समाज से उस व्यक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का सबसे ज़्यादा जो एक आंसर जो मिलता है उसी हिसाब से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन हो जाता है कि इसके सामाजिक गुण कैसे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई एक व्यक्ति, जैसे मान के चलो कि ये कोई एक व्यक्ति है, ABCDEFGH ये अलग अलग प्रकार के व्यक्ति। तो आपने इसमें देखा होगा कि इसमें से कौन सा एक व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो एक व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है वो ए है। तो क्या पता चलता है यहाँ पे कि जो व्यक्ति है इसके सामाजिक गुण बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इतने सारे लोग इसके कांटेक्ट में हैं।
या हम बात करें कि जब हमें समाज में कोई अध्यक्ष चुनना होता है, उपाध्यक्ष चुनना होता है, तो हम उसी व्यक्ति को चुनते हैं जो जिसके अंदर सामाजिकता का गुण बहुत ज़्यादा हो, दया की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सबका भला चाहने वाला हो। तो इस टाइप के किसी व्यक्ति को हम अपने समाज में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर या किसी भी उच्च ओहदा हम जो देते हैं वो इसी आधार पर देते हैं। तो सामाजिक गुणों का मापन होता है समाजमिति विधि के द्वारा। समाज में उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, उसके समाज के लोगों से पूछा जाता है, और जो अधिकतर जो आंसर आते हैं, अगर किसी ने बोल दिया कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये समाज में कुछ ना कुछ अच्छा करता रहता है, सबकी मदद करने वाला है, तो उसका मापन हो जाएगा कि इसका जो सामाजिक गुण है वो एक उच्च क्वालिटी के सामाजिक गुण है। अगली विधि देखें। अगली विधि आपकी आ गई है निष्पादन परीक्षण, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। इसका नाम ही है निष्पादन परीक्षण। इधर आपको हिंदी में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे क्या देखा जाता है। तो यहाँ पे जो भी जिन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन होता है उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि वो किस टाइप की उसकी परफॉर्मेंस है। देखें, इस विधि का प्रयोग सबसे पहले हार्टसॉन एवं मे ने किया था, और इसमें जो गुण का मापन होता है वो एक ईमानदारी के गुण का मापन होता है। ईमानदारी का गुण मापा जाता है इस परीक्षण के द्वारा कि किस बालक में कितनी ईमानदारी है। ईमानदारी के गुण का मापन होता है एवं व्यक्तिक विभिन्नताओं का भी मापन होता है। व्यक्तिक विभिन्नताओं के मापन हेतु एक व्यवहारिक विधि है, इसे व्यवहार परीक्षण भी कहते हैं। आप याद रखना, इसमें ईमानदारी के गुण का मापन होता है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का मापन होता है, और इस परीक्षण को व्यवहार परीक्षण भी कहते हैं। मैं एक उदाहरण देके समझा देती हूँ। क्या होता है, जब मैं ऑफलाइन क्लास में टेस्ट वगैरह लेती हूँ, तो मैंने टेस्ट दे दिया क्लास में टेस्ट देने के बाद क्लास में जब तक घूमते रहो, बच्चों को देखते रहो, तब तक बच्चे बढ़िया हैं, बहुत ईमानदारी से टेस्ट करते हैं। अगर मैं आके ऑफिस में बैठ के और कैमरे में जब मैं देखती हूँ कि कौन कितनी ईमानदारी से टेस्ट कर रहा है, कौन कितने अच्छे से लिख रहा है, अच्छे से अपने टेस्ट को मन लगा के कर रहा है, तो मुझे कैमरे में सब कुछ पता चल जाता है कि इसमें से कितने जो बच्चे हैं वो अपना मेहनत से ईमानदारी से अपने टेस्ट पर ध्यान दिए, कितने बच्चे हैं तो टेबल के नीचे मोबाइल चला रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो चीटिंग कर रहे हैं, रजिस्टर खोल के देख रहे हैं या किसी दूसरे की कॉपी में ताक झाँक कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जब हमने कहीं दूर से बैठ के या कहीं अलग जाके उनके ऊपर निगाह रखी, उनकी परफॉर्मेंस देखी, तो इससे उनके ईमानदारी के गुण का भी पता चल जाएगा और व्यक्तिक विभिन्नताओं का भी यहाँ पे पता चल जाएगा और उसके व्यवहार का भी पता चल जाएगा कि ये पढ़ाई के प्रति कितना ईमानदार है, कितना लगनशील है। अगर कोई एक बच्चा भले उसने उस टेस्ट के बारे में उसको नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है, तो मुझे ये पता चलेगा कि ये पढ़ाई के प्रति बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, ये कोशिश तो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि उनने जैसे ही देखा कि मैम क्लास में नहीं है, तुरंत अपना मोबाइल निकाल लेंगे, टेबल के नीचे मोबाइल चलाएंगे बैठ के, उनको उस चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे ही सर इंटर करेंगे या मैम इंटर करेंगे तो तुरंत अपना मोबाइल रख के और फिर से अपनी कॉपी देखने लगेंगे। तो जो देखने वाला, जो कैमरे में मैं देख रही हूँ या सर देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, ये इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो किस टाइप का है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको उदाहरण से। अगली विधि देखें, ये परिस्थिति परीक्षण विधि। ये परिस्थिति परीक्षण नाम से समझ में आ रहा हो, परिस्थिति सिचुएशन टेस्ट। इसमें किसी भी व्यक्ति के कोई ऐसी सिचुएशन में एक कृत्रिम सिचुएशन क्रिएट करते हैं किसी भी बालक के सामने, और उसको इस चीज़ का पता नहीं होता है कि ये सिचुएशन कृत्रिम है या ये वास्तव में एक सही सिचुएशन है। और उस सिचुएशन को क्रिएट करने के बाद उस बालक के व्यक्तित्व को जानते हैं कि उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में वो बच्चा अपने किस तरह वो एक साहस, धैर्य और एक अच्छे नेतृत्व के साथ उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा है, या उसमें उलझ गया है, या उस चीज़ को वो इग्नोर कर रहा है, या निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो जैसा है वैसा ही है। तो किसी भी व्यक्ति के यहाँ पे जो व्यक्तित्व का जो मापन होता है, सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि इसमें किन गुणों का मापन होता है। तो इसमें उसके परिश्रम का, उसकी ईमानदारी का, उसके साहस का, उसके धैर्य का,
उसके नेतृत्व का और इसके बाद भी आदि गुणों का मापन या मूल्यांकन इस विधि के द्वारा किया जाता है। ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट की जाती है कि उस परिस्थिति में कृत्रिम रूप से की जाती है कि उस परिस्थिति में देखते हैं कि जो भी बालक है या जो भी व्यक्ति है उसका जो दिमाग है वो किस टाइप से काम कर रहा है उस परिस्थिति से, उस स्थिति से निकलने के लिए। वो वहाँ ईमानदारी का प्रयोग कर रहा है, परिश्रम का कर रहा है, साहस दिखा रहा है, या कोई अच्छा उसने डिसीजन ले लिया उस सिचुएशन से निकलने के लिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण ही देती हूँ क्योंकि आप लोगों को उदाहरण से ही समझ में आता है। मान के चलें कि आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से हैं, आपने देखा है कि रास्ते में कोई व्यक्ति बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है और उसकी बस उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो शायद उसकी जान बच सकती है और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, आप ही हो और आप किसी अर्जेंट कोई बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा है। ऐसा समझ लो कि आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो जिससे आपको लाखों की डील पक्की होना है, जिससे आपको 2-4 लाख का फ़ायदा होने वाला और वो व्यक्ति आपको उसी टाइम पे मिलेगा, उस टाइम के बाद वो मिलेगा नहीं, और इधर एक व्यक्ति की जान जा रही है। तो आप एक सिचुएशन में हैं, आपकी एक परिस्थिति आपके सामने है कि आप उस व्यक्ति की जान बचाओगे या आपका पूरा फ्यूचर जिस डील के ऊपर टिका हुआ है, जहाँ आपको कोई आपका बिजनेस शुरू होने वाला है, जहाँ आपको लाखों की मुनाफा होने वाला है, या जिस चीज़ का आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपको उस समय उसी टाइम पे मिलने वाली है। तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? आप उस व्यक्ति को बचाओगे या आप उस व्यक्ति को इग्नोर करके और आप अपनी उस डील के लिए, आप अपने उस भविष्य के लिए आप आगे बढ़ोगे? तो जो अब ये सिचुएशन आपके सामने आएगी, इस सिचुएशन में आप डिसीजन लोगे, जो आपका एक डिसीजन होगा वो आपका डिसीजन जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो उसको बता देगा कि आप किस टाइप के इंसान हो। तो इस टाइप की सिचुएशन या कोई और सिचुएशन, जैसे अगर छोटे बालकों के ऊपर ये किया जाए तो उसकी ईमानदारी का गुण अगर मापना हो तो क्या करेंगे कि क्लास में जब कोई नहीं होगा, वो बच्चा होगा, तो उसके सामने कोई पेन या कोई बॉक्स या कोई लंच बॉक्स या कुछ पैसे डाल दिए जाएंगे, फिर कैमरे के माध्यम से या किसी और चीज़ से उसकी ईमानदारी का गुण मापा जाएगा कि ये इन पैसों को उठा रहा है, या किसी ऑफिस में आके दे रहा है कि भैया मुझे पैसे मिले, या किसी और विधि के द्वारा भी कोई 2 बच्चों में लड़ाई हो रही है तो तीसरा बच्चा क्या कर रहा है, उस लड़ाई के बारे में अपने प्रिंसिपल को बताता है कि उनके बीच में बीच बचाव करवाता है, क्या उसको इग्नोर करता है या वो खुद उसको जाके मारने लगता है। तो इन सब सिचुएशन, ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे बालक के व्यक्तित्व का या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। एक कृत्रिम तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाता है। यह विधि निष्पादन विधि के ही समान है, अंतर केवल यह है कि इसमें किसी कृत्रिम परिस्थिति, ये लिखा हुआ है, किसी कृत्रिम परिस्थिति में बालक या व्यक्ति को रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये हो गया आपके परिस्थिति परीक्षण विधि। ये आपकी जो मैंने 3 प्रकार बताए थे, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, दूसरा मैंने आपको बताया था वस्तुनिष्ठ विधियाँ, तीसरी मैंने आपको जो बताई थी कि मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। तो जो मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ हैं ये प्रोजेक्टिव मेथड्स में ही आती हैं, ये आप याद रखना। अब मैं आपको मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ पढ़ाने वाली हूँ। इसमें 2 विधियाँ आती हैं ओनली, एक तो मुक्त सहचर्य विधि, मुक्त सहचर्य परीक्षण, और दूसरी आती है स्वप्न विश्लेषण विधि या स्वप्न विश्लेषण परीक्षण। ये जो आपके सामने मुक्त सहचर्य परीक्षण है, मुक्त मीन्स किसी भी तरीके से का बंधन नहीं है, सहचर्य मीन्स आप अपने विचारों को मुक्त तरीके से, किसी भी बंधन से मुक्त होकर आप बता सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है मनोविश्लेषणात्मक विधि, और मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया है, मनोविश्लेषणात्मक जो विधि बताई है वो किसने बताई है? सिगमंड फ्रायड ने बताई। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। जिसने नहीं देखा है वो मेरा पिछला वीडियो देख लें, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। और इस मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो कई बार उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप एक बार देख लें। इसका जो विकास किया है वो युंग या जुंग, एक ही नाम है, कहीं पे आपको युंग मिल जाएगा, कहीं पे आपको इनका नाम जुंग मिल जाएगा। ये प्रयोग किन के ऊपर किया जाता है, ये विधि किन के लिए है? तो ये मानसिक रोगियों हेतु है। मैंने आपको बताया था ये जो सिगमंड फ्रायड थे ये एक मनोचिकित्सक थे, ये बोलें तो एक पागलों के, एक जो मानसिक रोगी होते हैं उनके डॉक्टर थे।
तो इन्होंने अधिकतर जो अध्ययन किए वो मन का विश्लेषण करके ही विधियाँ दी हैं, उन्हीं का विश्लेषण करके इन्होंने अध्ययन किया है। आगे देखें, इनने इस विधि में क्या किया था कि मनोचिकित्सक द्वारा सम्मोहित कर अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है। क्या करते हैं इस विधि के द्वारा, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जिस भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, मन का अध्ययन किया जाता है, उसको अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है, उसको सम्मोहित करके। मीन्स उसका जो चेतन अवस्था जो होती है उसको नियंत्रित कर लेते हैं, चेतन और अचेतन मन को उसके को नियंत्रित करके उसको कहाँ ले जाते हैं, अर्धचेतन में ले जाते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था जो अर्धचेतन मन होता है उसी में आपकी दमित इच्छाएँ होती हैं, आतृप्त इच्छाएँ होती हैं। अर्धचेतन मन आपको हमेशा वो करने को कहता है जिसमें आपको मज़ा आए, जिसमें आप हैप्पी फील करें। तो जितनी भी बुराइयों वाली जो इच्छाएं होती हैं वो सारी आपकी अर्धचेतन मन में ही होती हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सम्मोहित करके उसकी चेतना को और उसके चेतन और अचेतन मन को कंट्रोल कर लेते हैं और उस व्यक्ति को कहाँ ले जाते हैं, उसके अर्धचेतन मन में ले जाते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं उसकी लाइफ से रिलेटेड। तो उसके अर्धचेतन मन में जो छुपी हुई उसके अंतर मन में जो छिपी हुई इच्छाएं एवं भावनाएं होती हैं वो प्रकट हो जाती हैं और वो अपने स्वयं से ही अपने सारी जो इच्छाएं या अपनी सारी जो भावनाएं होती हैं किसी के भी प्रति, अच्छे विचार, बुरे विचार, या वो किस टाइप का व्यक्ति है वो उस टाइप से बोलना शुरू करते हैं। अब इस विधि में करते क्या है, तो इसमें कुछ शब्दों का चयन करते हैं। जैसे कुछ शब्द लिख दिए कि मेरा प्रिय व्यक्ति, आगे डैश डैश करके उससे पूछेंगे कि तुम्हारा प्रिय व्यक्ति कौन है, तो वो बोलेगा कि मेरा प्रिय व्यक्ति ये है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो वो आगे बोलेगा कि मेरी हॉबीज़ ये हैं। आपको इसमें से क्या करना अच्छा लगता है। या आपने देखा होगा कि जो नार्को टेस्ट होता है वो कुछ हद तक यही होता है, एक सम्मोहित, देखा होगा आपने, सम्मोहन की क्रिया होती है। कुछ बाबा बैरागी होते हैं जो सम्मोहन करके बता देते हैं कि आप किसी को भी अपने कब्जे में कर लो, किसी से भी कुछ भी करवा लो। या आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कई बार एक खबर मिली है कि किसी के भी घर पे कोई बाबा पहुंच जाते हैं, उनको सम्मोहित करके उससे पूरा सोना वोना अपने हाथ से महिलाएं उनको दे देती हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब उन्हें होश आता है तो समझ में आता है उन्हें कि मैंने अपना सब कुछ ही दे दिया इन लोगों को। तो वो सारी ही विधियाँ इसमें होती हैं। आगे देखें, इसमें परीक्षार्थी मीन्स जो जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व का अध्ययन हो रहा है, परीक्षार्थी को कुछ शब्दों की प्रतिक्रिया स्वरूप शब्द बोलने को कहा जाता है जिनके आधार पर मनोरोगों का पता लगाया जाता है। मनस्तापी बालकों के कुसमायोजन के कारणों के निदान एवं उपचार में यह विधि उपयोगी है। जैसे मान के चलें कि कोई बालक है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, उसके दिमाग में कोई बात बहुत गहराई तक चली गई, उसको वो चीज़ डिप्रेशन में ले गई। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि डिप्रेशन में लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। तो क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके अर्धचेतन मन को खंगालते हैं, उन अर्धचेतन मन को देखते हैं और उनको कुछ शब्द दिए जाते हैं कि आप परेशान हो क्यों। तो वो उन शब्दों के आगे वो बोलता है कि मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं इस बात से परेशान हूँ। या उनको बोला जाता है तो वो खुद ही बता देगा अपने मुंह से। तो उसके चेतना को कंट्रोल में कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो चेतना उसके कंट्रोल में नहीं होगी तो वो झूठ बोल देगा, वो अपनी बुराइयां नहीं बताएगा, अपनी चीज़ें नहीं बताएगा, या मन में जो इच्छाएं दबी हुई हैं किसी के प्रति वो नहीं बोल पाएगा। या अपने घर में ही वो किसी से बहुत परेशान है लेकिन वो किसी और को नहीं बता पा रहा क्योंकि उसकी चेतना जागृत है, चेतना जागृत होगी तो वो नहीं बता पाएगा। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अर्धचेतन मन में ले जाते हैं और उससे सारे क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चन का आंसर वो सही देता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके पूछें आप। अगली विधि स्वप्न विश्लेषण विधि, ये बहुत सिंपल है। इसमें जो मनोचिकित्सक होते हैं वो स्वप्न जिसका भी व्यक्तित्व का मापन होता है उनके स्वप्न के बारे में पूछते हैं और उनके सपनों के आधार पर ही उनके व्यक्तित्व का मापन करते हैं। देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इस विधि में परीक्षार्थी से अपने सपनों का वर्णन करने को कहा जाता है। स्वप्न विश्लेषण के आधार पर आतृप्त इच्छाओं का पता लगाकर उनका निराकरण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि माइंड में जो चीज़ें चलती हैं लोगों के वही चीज़ें उनके सपने में आती हैं।
अधिकतर जो लोग होते हैं, अगर हम बात करें तो अधिकतर सपने भूल ही जाते हैं, लेकिन सपनों का कुछ अंश जो होता है वो याद रह जाता है और उन्हीं अंशों के बारे में मनोचिकित्सक उस व्यक्ति से पूछते हैं और उन अंशों के आधार पे वो उनके मन का अध्ययन कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को इस टाइप के सपने आ रहे हैं, मतलब इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं और उस आधार पे उसकी समस्या का निराकरण किया जाता है। ये आपकी जो अप्रक्षेपण विधियाँ थी कंप्लीट हो गई। ये आपका जो चैप्टर था व्यक्तित्व मापन की विधियों वाला वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको व्यक्तित्व और व्यक्तित्व मापन की विधियाँ दोनों कंप्लीट करवा दी हैं। ये आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर कर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं आप इस वाले चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगी एक या 2 दिन में, तो आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं, मुझे कमेंट कर कर बताएं। थैंक यू।